ठीक है। तो चलिए, आज 19 जुलाई है या 18? 19 जुलाई है ना। तो चलिए, आज से हम लोग 19 जुलाई से करेंगे करंट अफेयर्स स्पीडी वार्षिकांक का रिवीजन। तो आप लोग आज की तरह आप डेली 10:30 बजे से मेरा क्लास यहाँ कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में वैसे आप लोगों को इसीलिए मैंने आज लास्ट टॉपिक से उठाया है। करंट अफेयर्स स्पीडी वार्षिकांक आपके पास होगा। विषय सूची जब फर्स्ट पेज में लिखा होगा तो उसमें अंतिम विषय सूची शायद यही होगा, जो 61 पेज नंबर में करंट अफेयर्स समसामयिक विविध। यहाँ से स्टार्ट करने का पर्पस केवल इतना था कि आप लोगों ने इतने दिनों से कुछ करंट अफेयर्स पढ़े भी होंगे, स्पीडी यहाँ चलता भी है ऑलरेडी, तो स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ते आए होंगे। मुझे ये नहीं पता था कि आप कहाँ तक पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन मेरा प्रयास है पूरा फिर से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज कम से कम आपको ये ना लगे कि पढ़ाया हुआ सर पढ़ा रहे हैं इसलिए उठ के चले जाए। तो मेरा प्रयास था कि आज सब लोग आप लोग बैठे और इसीलिए मैंने लास्ट से स्टार्ट किया। ठीक है, तो आज से हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स वार्षिकांक जो स्पीडी से होगा। और साथ ही साथ ये नहीं है कि केवल स्पीडी हम लोग फॉलो करेंगे, और हम लोग इसमें जानेंगे कि स्पीडी में क्या चीज पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। स्पीडी बहुत अच्छी किताब है, इसमें आपको करंट अफेयर्स का कोई ऐसा फैक्ट शायद ही हो जो छूटा हुआ है। अगर कुछ छूटा हुआ भी रहेगा, क्योंकि मैं रेगुलर आप लोगों को सैटरडे संडे में मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाया है क्रॉनिकल और पीडी से, तो मेरे दृष्टि में जो भी कुछ नया लगेगा हमें वहाँ ऐड कर देना चाहिए या डिस्कशन में कुछ नया बता देना चाहिए, तो मैं आप लोगों को वो बताता चलूंगा, जिससे कि आपका तैयारी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो और आपकी तैयारी में करंट अफेयर्स, केवल करंट अफेयर्स ना हो, रिलेटेड जितने भी जीएस हैं वो भी आपका साथ साथ मजबूत होता जाएगा। क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा करंट अफेयर्स को आपको रिलेट करके पढ़ाया जाए। जैसा कि सर ने भी अभी आप लोगों को बताया कि करंट अफेयर्स का योगदान काफी बढ़ चुका है। आज के डेट में आप ट्रेंडिंग देख रहे होंगे, जीएस में पूछे जाने वाले सवाल जो होते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर आदि महोत्सव मनाया गया है तो आदि महोत्सव किस जनजाति से संबंधित है, ऐसा कुछ प्रश्न पूछ लिया जाता है। G20 का अगर सांस्कृतिक कार्य समूह की तीसरी बैठक हम्पी में अभी हुई है, तो आपसे अगर G20 के बारे में पूछ लिया जाए कि कब स्थापना हुआ, तो आप कहेंगे ये जीएस है। लेकिन G20 जब करंट में चर्चा में है, तो आप जीएस में अगर कहीं G20 है या इस टाइप का कोई ऐसा क्षेत्रीय समूह है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो उन सब चीजों को आपको मजबूत कर लेना चाहिए। यानी करंट अफेयर्स आपको वो रास्ता दिखाता है जहां आपको जीएस का कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट या कंप्लीट या फिर कोई टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलना चाहिए। तो करंट अफेयर्स केवल एक करंट अफेयर्स नहीं, जीएस पढ़ने की एक दृष्टि भी है। ठीक है, आपका यहाँ से दृष्टिकोण विकसित होगा। और आज हम लोग चलेंगे, आपके पास होगा डेली करंट, ये आपका वार्षिकांक करंट अफेयर्स जो एसपीडी का है नया वाला होगा 1 अगस्त 2022 से 1 जुलाई 2023 तक वाला में 61 पेज नंबर है। आप लोग नोट कर लीजिए, 61 आप लोग निकाल लीजिए। साथ साथ अगर आपको यहाँ दिख रहा है विजिबल सही से हो रहा है तो आप यहाँ भी मेरे साथ देख सकते हैं। आपको सबसे पहला टॉपिक इसमें दिया हुआ है आरबीआई। तो आपको पता है कि जब भारत देश में जब हम लोग देखते हैं कि आर्थिक स्थिति को अगर मजबूत करना रहता है सरकार को, अब सही दिख रहा है आप लोगों को? तो ये है आपका पहला। आप देख रहे हैं कि जब हम लोग आर्थिक स्थिति के लिए सरकार जब प्रयास करती है कि देश में मुद्रा का प्रवाह की बात करें, मुद्रा का प्रवाह मतलब मनी इन्फ्लेशन, जब हम लोग मुद्रास्फीति या मुद्रा पर, आप लोग देखते हैं कि मार्केट में मुद्रा का प्रभाव पर डिपेंड करता है। सरकार ऐसा करने के लिए, सरकार मतलब अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के 2 तरह की नीति लाती है, एक राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति। इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब तक जहां तक हम लोग राजकोषीय नीति की बात करेंगे वो सरकारी स्तर पर लागू होगा, वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा। और मौद्रिक नीति जो भी होगा उसका नेतृत्व आरबीआई करती है। ये आपका जो दिख रहा है रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, उसके बाद आप देख रहे होंगे सीआरआर, एसएलआर, ये सब चीज आपका मौद्रिक नीति का पार्ट है। किसका है? मौद्रिक नीति का पार्ट है। मौद्रिक नीति ऐसा क्यों करती है सरकार या फिर आरबीआई ऐसा क्यों करती है? जब सीआरआर में कुछ वृद्धि होगा या रिवर्स रेपो रेट में कुछ वृद्धि होगा तो इससे इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा हम लोग इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जब आप इकोनॉमिक्स सर से पढ़ेंगे तो वहां पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा हम लोग इसमें चर्चा इतना कर लेंगे, सीआरआर एसएलआर थोड़ा सा संबंधित है ये चीज, सब फैक्ट आपको याद रहेगा। मान लिया जाए यह आरबीआई है, आरबीआई को हम लोग क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक।
जैसे हमारे लिए बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया SBI है, या फिर HDFC है, या ICICI बैंक है। लेकिन बैंकों के लिए बैंक कौन सा है? वो है RBI। तो RBI, अगर हम जहां अपना डिपॉजिट करते हैं, अपने पास पैसा ज्यादा हो गया तो बैंक में रखते हैं, लेकिन बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो गया तो RBI के पास रखते हैं, ठीक है। तो ये वो बैंकों का बैंक। हम अपना पैसा सेविंग अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में, लेकिन बैंक को करना हो तो RBI में करेगी। तो RBI से जब कोई बैंक पैसा लेती है, मान लिया यहाँ कोई SBI एक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, जब ये पैसा लेती है, मतलब ये ऋण देती है, कौन देती है? RBI ऋण देती है। ये करेगा रेपो दर पर ऋण देगी। क्या करेगी? रेपो दर पर। रेपो दर पर ऋण देगी। यही रेपो दर आपका अभी कितना है, बस डाटा आपको याद रखना है। RBI जब ऋण मान लिया ये एक अल्पकालिक ऋण देती है, दो तरह का ऋण देती है RBI बैंकों को, अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए, यानी दीर्घकालिक ऋण जब देगी सरकार, बस कंसेप्ट है, एक बार आप इसको सुन लीजिए, दोबारा आपको 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। ये दीर्घकालिक ऋण जब देती है, ये कौन दर पर देगी? ये होगा बैंक दर पर, ये होगा बैंक रेट। अगर बैंक रेट की बात करें, ये आपका 6.75% है अभी। कौन सा है? 6.75। मतलब SBI कोई बैंक है या कोई भी बैंक हो सकता है, अगर कोई बैंक को RBI दीर्घकालिक ऋण देती है या लॉन्ग टर्म का ऋण देती है, तो वो किस रेट पर देगी? बैंक रेट पर। तो बैंक रेट कितना आपका? अगर बात करें रेपो दर पर, ये 6.5% है। मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए RBI से कोई बैंक पैसा लेती है, कितना में लेती है अभी? 6.5% पर। वो आपका क्या रेपो रेट कितना हो गया? 6.75। अब यहाँ अगर अल्पकालिक देती है ऋण, तो कभी कभी ये यहाँ जमा भी लेती होगी, स्वीकार कर देती होगी। जब मेरा बैंक है कोई, हम वहाँ जमा भी कर सकते हैं, वहां से लोन भी ले सकते हैं। जब RBI से SBI ऋण ले सकती है, लोन ले सकती है, तो RBI कभी अपना डिपॉजिट भी यहाँ करती होगी। सेविंग जब ज्यादा हो जाता होगा तो वो यहाँ रखता होगा ताकि उसको भी कुछ फायदा हो जाए। तो RBI कहती मैं आपसे जब लूंगा तो 6.5%, लेकिन जब मैं इंटरेस्ट देने की बात आएगी, मतलब ये यहाँ जमा करेगा, मतलब RBI उस पर ब्याज देगी। तो RBI जब ब्याज देगी तो वो कम देगी, और वो रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिवर्स रेपो रेट, यानी रेपो रेट का रिवर्स हो जाएगा। जब RBI ऋण लेगी, ब्याज लेगी 6.5%, यानी ऋण देगी तो ब्याज लेगी, ब्याज ज्यादा लेगी और ब्याज कम देगी। तो ये आपका कम कितना देगी अभी? 3.35%। यही मेरा समझाने का उद्देश्य था। और कोई भी RBI जब किसी बैंक को लाइसेंस देती है RBI, RBI जब लाइसेंस देती है किसी भी बैंक को कि आप आधिकारिक रूप से कमर्शियल बैंक हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है? जैसे आप पटना में अगर किसी बिल्डिंग को लेने जाएंगे, वहां कोचिंग खोलना हो या कोई बिजनेस करना हो, आपको पगड़ी देना पड़ता है ना। पगड़ी देना पड़ता है, मतलब एडवांस कुछ जमा करना पड़ता है। बस वही पगड़ी है CRR। क्या है? यानी RBI से अगर लाइसेंस, हेलो, ठीक है। RBI अगर लाइसेंस किसी बैंक को देती है तो उससे क्या रखती है? एडवांस में कुछ पैसा रखवाती है, वो CRR। ये बहुत दिनों से, लगभग पिछले 5-10 सालों से 4% चल रहा था, लेकिन अब 4% इसमें भी लगा। तो थोड़ा सा आप लोग इधर सुनिए कि CRR कितना है अभी? 4.5%। यानी ये एक तरह का पगड़ी है, ये आपको RBI में जमा रखना पड़ता है। किसी भी बैंक को RBI के पास उतना पैसा हमेशा एडवांस के रूप में जमा रखना पड़ता है। किसी भी बैंक का, अगर आपका बैंक है और आप 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है आपका बैंक का, तो आपको 4.5 करोड़ रुपया CRR के रूप में आपको रखना पड़ेगा RBI के पास, ठीक है। और एक आपका है SLR, सॉलिडिटी लिक्विडिटी रेशियो। ये लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है तरलता रेशियो, यानी तरलता अनुपात। आप अगर कोई कंपनी में काम करते, या कंपनी आपकी है या फिर बैंक मान लीजिए आप कोई बैंक का मालिक है या आपका कोई बैंक है, तो वो बैंक को अपने पास हमेशा कुछ पैसा अपने पास हमेशा रखना पड़ता है इमरजेंसी के लिए, ठीक है। कभी मान लिया कि मौद्रिक आपात लग जाता है, किसी तरह का कोई समस्या आ जाता है, ठीक है ना। अभी
तो उस समय क्या होता है कि आपको यहाँ 18% लगभग रखना पड़ता है। कितना रखना पड़ता है ये आपका, यानी ये बैंक के पास रहता है, हमेशा रहना चाहिए। आरबीआई कहती है कि आप अगर बैंक चलाते हैं तो 18% पैसा, अगर 100 करोड़ का बैंक है आपका तो 18 करोड़ रुपया हमेशा अपने पास रखना है। यानी एसएलआर आप कितना परसेंट है, 18%, और 4.5% मेरे पास रखना है। यानी आरबीआई कहती है कि वो सीआरआर है कितना, 4.5%। तो अब यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा, यही डाटा आपका यहाँ दिया हुआ। बैंक दर कितना है, 6.75%। यानी आरबीआई बैंक को जिस दर पर दीर्घकालिक ऋण देती है, रेपो दर पर जिस पर मतलब अल्पकालिक ऋण देती है 6.5% पर, मतलब आरबीआई एक मोटी रकम लेती है इंटरेस्ट के रूप में 6.75%, 6.5%। जब आप शॉर्ट टर्म के लेते हैं ये, और दीर्घकाल के लिए लेते हैं तो ये परसेंटेज। लेकिन आरबीआई जब देने की बात आती है वो इंटरेस्ट देगी कितना, मात्र 3.35%। ठीक है। सीआरआर की बात करें तो सीआरआर आपका क्या है, पगड़ी की तरह है, ये आरबीआई में रखना पड़ता है बैंक को। एसएलआर कितना है, 18% है, ये आपको बैंक में अपने पास रखना पड़ता है। ये आपका एमएसएफ आपको उतना याद रखना नहीं है, मार्जिनल स्टैंडिंग फंड है, ये आपको याद नहीं रखने से भी चलेगा, आपके एग्जाम अभी तक कभी नहीं पूछा गया। ये आपका 1 जुलाई 2023 का है। आपको पता है मौद्रिक नीति जो होता है ना, प्रत्येक 2 वर्ष में लाया जाता है। कितना, प्रत्येक 2 महीने में, सॉरी प्रत्येक 2 महीने में, यानी 1 साल में कितनी बार आएगा, 6 बार। तो हम लोग नेक्स्ट, अच्छा यहाँ देख लिया आप लोग, इतना ये था आपका मौद्रिक नीति का डाटा, इसीलिए हम समझाने का प्रयास किए, इकोनॉमिक्स का बहुत कुछ समझ गए होंगे। अब आपका है इसमें टॉपिक नागरिकता संशोधन विधेयक। इसमें बहुत कुछ याद रखना नहीं है, डेट तो बिल्कुल आप यहाँ से काट दीजिए, अगर मेरा बात मान लें तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलिटी का नागरिकता संशोधन। नागरिकता आपका चैप्टर है कितना से कितना है, 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता है। और नागरिकता संशोधन बिल की बात करें, यह 2019 में बस लाया गया था, इतना याद रखेंगे आप। लोकसभा में या राज्यसभा में कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि ये अब करेंट नहीं रहा, ये आपका पॉलिटी का एक हिस्सा बन गया। ठीक है, तो पॉलिटी का हिस्सा के रूप में आप केवल इस संशोधन बिल को रखेंगे। इस बिल में सबसे बड़ा संशोधन ये हुआ है कि अब यहाँ जो 11 साल के स्थान पर 5 साल में ही भारत में रहने वाले लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। पहले ऐसा व्यवस्था था कि यहाँ जो 11 साल से रह रहे हैं, तो अगर विदेश से आके 11 साल बसे हुए हैं तब उसे नागरिकता देने का प्रावधान था। अब 5 साल रहने वाले लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको याद रखना कि ये जो 19 में लाया गया, तो क्या भारत में नागरिकता विधेयक पहले नहीं आया था? जी हाँ, सबसे पहला विधेयक आया था आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ये एक्ट आपको याद रखना है। इसी एक्ट में संशोधन अधिनियम आया है 2019। तो नागरिकता अधिनियम भारत में कब आया, यही है आपका ओरिजिनल 1995 में। तो याद रखेंगे कब आया नागरिकता अधिनियम। और भारत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया, 1951 में। आप नोट कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये होता है कि जब किसी एमपी एमएलए पर, अभी आप लोग देख रहे होंगे महाराष्ट्र जैसे राज्य में एमएलए को बर्खास्त करने का व्यवस्था चल रहा है, कई तरह का, मतलब बागी एमएलए हो जाते हैं, दल बदल कानून का बहुत ज्यादा उल्लंघन हो रहा है। तो वो दल बदल कानून जो लागू होता है, ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आप कहीं नोट लिख सकते हैं, 1951 में आया था। और ये नागरिकता संशोधन, नागरिकता अधिनियम कब आया था, 1955 में। नागरिकता अधिनियम 2019 का जो मुख्य उद्देश्य था, ये कुछ अल्पसंख्यक, मतलब कि भारत के जो पड़ोसी देश थे उसमें भी चिन्हित कर दिया गया था, जिसकी वजह से विवाद हुआ। वह था अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इन तीनों देशों में जो अल्पसंख्यक है, हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक नहीं, उनके देश के अल्पसंख्यक, मान लिया पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री अपने आप को कहता है, तो हिंदू वहां में क्या हो जाते हैं, अल्पसंख्यक हो जाते हैं। बौद्ध वहां क्या हो जाते हैं, अल्पसंख्यक हो जाते हैं। जैन वहां क्या होता है, अल्पसंख्यक हो जाता है। सिख वहां अल्पसंख्यक हो जाता है। तो इसीलिए इन देशों में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का यह एक क्या था, अधिनियम था। पहले बिल के रूप में आया था, विधेयक के रूप में, फिर ये अधिनियम हुआ। ठीक है, ये सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इसी का नाम था, और फिर बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें डेट वगैरह कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको याद क्या रखना है, आपको याद बस इतना रखना है, अनडू कहाँ चले गया, डिलीट हो गया, क्लीन ऑल कर दिए थे, आपको लगा इरेज होगा फोटो में। कहाँ आ रहा है अंदर से? अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ दी, बुक है ना, निकाल, उसमें ज्यादा बचा नहीं है। 61 पेज में था ना। नेक्स्ट आपका वैसे भी टॉपिक वैसा था जिस पर हम खुलेआम डिस्कस करते हैं अभी।
तो टॉपिक आपका वैसा नहीं है, वो चले गया पीडीएफ, तो टेंशन मत लीजिए। नहीं चलिए, परेशानी हो जाएगा, यही में था मतलब ना। तो चलिए यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट। आपको सबके पास प्रूफ है ना। नेक्स्ट टॉपिक था आपका सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। कोई जरूरी नहीं है याद रखना, आप एक बार इसे थोड़ा सा देख सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन में आए तो क्लिक कर, जैसे कि क्लिक कर सकते हैं। ये प्रत्येक 2 वर्ष में अलग अलग सदस्यों का नियुक्ति होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें, इसमें 5 अस्थायी सदस्य होता है और 10 अस्थायी सदस्य होता है। इसी 10 अस्थायी सदस्य को प्रत्येक 2 वर्ष में अलग अलग देशों को इसमें सदस्यता दी जाती है, ठीक है। उसी में से अभी जो 2024 जनवरी 2024 से इसकी शुरुआत होगी, तो ये सदस्यता मिला है अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। अलग अलग देशों का अलग अलग समय में टर्म आता है। जितने भी सदस्य 194 सदस्य अभी यूएन में, उन लोगों को दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग चलिए, दादर नागर हवेली दमन और द्वीप के का विलय हो गया, बस इतना जान लिया। दादर नागर हवेली दमन और द्वीप पहले 2 अलग केंद्र शासित हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश, जिसको विलय कर दिया गया 2020 में, ठीक है। अब कितना हो गया आपका टोटल राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8। तो सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो संयुक्त हुआ वो कौन है, कौन, दादर नागर हवेली और दमन और दीव, दोनों को मिला दिया गया। नाम में कोई चेंजिंग नहीं है, पूरा नाम एक साथ है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आपका है नया संसद भवन, ठीक है। तो नया संसद भवन को थोड़ा आप देख लीजिए, कब उद्घाटन किया गया नई संसद भवन का, 22 या 23 मई, सॉरी 28 मई, 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन कौन किए, पीएम के द्वारा उद्घाटन किया गया। चर्चा में बहुत रहा कि पीएम के द्वारा ही क्यों किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा क्यों नहीं किया गया, बहुत चर्चा में रहा। ये 28 मई का है। इसका जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, आप लोग वहां देख लेंगे, त्रिभुजाकार आकृति में है। इसमें द्वार की संख्या वहां नहीं दिया, आप लिख लेंगे। टोटल गेट की जो संख्या है वो 6 है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो टोटल सीट की संख्या है लोकसभा में कितना है, वो तो टोटल है ना, लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलाकर कितना है टोटल 828 सीट है। तो आपको सेपरेटली भी याद रखना, लोकसभा में कितना कितना 384 किसमें, अच्छा टोटल 888 केवल लोकसभा का है, 888 है। उसके बाद कितना 384 है, ये 1200 कितना हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा आपका टोटल सदस्यों की संख्या। पहले कितना कैपेसिटी था, पहले कितना था लोकसभा में 552 हाईएस्ट जो नंबर दिया हुआ था, लेकिन वैसे था तो 500 कितना 43 और 245 इतना ही था पहले। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया 1272। तो इसमें ये जो डिजाइन हुआ है, इसका डिजाइन करने वाला डिजाइन जो हुआ किस प्रोजेक्ट के तहत ये आ गया, तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कौन सा था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। बीपीएससी 66 में पूछा गया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का है। और ये प्रोजेक्ट कौन तैयार किया है, टाटा ट्रस्ट ने किया गया, टाटा लिमिटेड। और इसमें कुछ नई बात आपके लिए ज्यादा नहीं है, बता दिए कि उद्घाटन कौन किया, प्रधानमंत्री के द्वारा। टोटल इसका जो एरिया है वो 16,000 कितना है 16,500 450 होगा शायद 16,000 540 होगा टोटल 500। ये वर्ग मीटर में कहीं दिया हुआ, कहीं फीट में, थोड़ा सा आप लोग सर्च कर लीजिएगा, इसमें वर्ग मीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। 64,500 वर्ग मीटर लिखा है, कहीं फीट लिखा हुआ है। तो इतना आप लोग का हो गया। नेक्स्ट अब यही स्लाइड था आपका जो कि मिस हो रहा था स्लाइड। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे चले। इतना आपका रिवीजन हो गया। कौन किया उद्घाटन, कितना इसमें द्वार है, कौन, आकृति कैसी है, लोकसभा में सीट की संख्या, राज्यसभा में कौन सा प्रोजेक्ट से लाया गया, कौन कंपनी निर्माण की है। चलिए नेक्स्ट है आपका रामसर साइट के बारे में। ये क्या है, चंद्रयान के बारे में, थोड़ा सा चंद्रयान के बारे में भी देख लीजिए। अभी चंद्रयान जब करंट में आ गया तो हम लोग 1 2 3 तीनों को थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं।
चंद्र मिशन की शुरुआत इंडिया में कब से हुआ? कब से हुआ? 2003 से। चंद्र मिशन की शुरुआत 2003 से अटल बिहारी वाजपेयी के समय। मैं मिशन की बात कर रहा हूँ, चंद्रयान की बात नहीं कर रहा। मतलब चंद्रमा पर हमें जाना चाहिए, सैटेलाइट भेजना चाहिए, ऐसा प्लानिंग हम लोग 2003 में किए, ठीक है। लेकिन ये इतनी देर से इतनी लेट हुआ हम लोगों के, जब 1969 में रूस आदमी को भी भेज चुका था, नील आर्मस्ट्रांग को, ठीक है। लेकिन हम लोग कब सोच रहे हैं? 2003 में। ये दुर्भाग्य की बात थी कि हम लोग अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत पीछे रह गए थे, लेकिन अब इसरो उम्मीद का किरण जगा रहा है, हम लोग बहुत सारी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आप लिखिए कि चंद्रयान की बात कर लें। इस मिशन के तहत पहला चंद्रयान हम लोग कब भेजे? ये चंद्रयान 22 अक्टूबर की बात है। 22 अक्टूबर 2008 को हम लोग भेजे। और किस रॉकेट से भेजे थे? PSLV C11 से भेजे थे, ठीक है। ये क्या किया था? इसका सबसे बड़ा सफलता था कि जल स्रोत का पता लगाया था। चंद्रमा पर जल का पता लगाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ? इसका जो कॉपीराइट है वो नासा ले लिया। हम लोगों ने कॉपीराइट के लिए अप्लाई तक नहीं किया। उसके बाद उसका दूसरा सैटेलाइट गया, वह जल जो वहां था उसकी पुष्टि कर दी। हमने केवल पता लगाया था। ये केवल मेरा ऑर्बिटर था। क्या था? ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन से सेंस होता है, अगर ये चंद्रमा है तो इसकी कक्षा में चक्कर लगाने वाला हम उपग्रह भेजे थे। चंद्रमा पर उतरे नहीं थे, केवल उसके कक्षा में चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह भेजे थे। बस मेरा इतना ही मिशन था। लेकिन चंद्रयान 2 की बात करें, चंद्रयान 2 हम लोग कब लॉन्च किए? ये था आपका 22 जुलाई 2019। कब? 22 जुलाई 2019 की बात है। हम लोग चंद्रयान 2 को लॉन्च किए और ये GSLV Mark 3 से लॉन्च किए थे, ठीक है। GSLV MK 3 से लॉन्च किए थे। जब GSLV MK 3 को हम लोग क्या कहते हैं? बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। भारत का सबसे भारी भरकम उपग्रह ले जाने वाला जो रॉकेट है वो GSLV है। वैसे भारत में अगर आपसे पूछे सबसे सफल रॉकेट कौन सा है? PSLV है। कौन सा है? PSLV से वैसे मंगल ग्रह तक जाना आसान नहीं था। अगर मंगलयान नाम का आप लोग मूवी देखे होंगे, उसमें पता चला होगा आपको। PSLV इतना छोटा रॉकेट है कि इसे मंगल या बाहर, मतलब पृथ्वी से बाहर दूसरे ग्रह पर नहीं भेजा जा सकता है। लेकिन PSLV की सफलता को देखिए, इससे हम लोग मंगल पर भी, वो भी पहला और सफल उड़ान हम लोग लैंडिंग किए थे। मतलब मंगल ग्रह पर मेरा जो पहला मिशन था वो सक्सेस था। दुनिया का पहला मिशन था जो मंगल पर सक्सेस रहा, वो था PSLV से ही भेज दिए। इसीलिए सबसे सफल हमारा रॉकेट कौन सा? PSLV। और GSLV MK 3 से लॉन्च किए 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2। ये मिशन ऑर्बिटर मात्र नहीं था, इसमें ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम नाम था। लैंडर मीन्स जो उतरेगा वहां, ठीक है, लैंडर। और एक था आपका रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। आज भी वही रोवर गया है, वही लैंडर गया है, और ऑर्बिटर यही वाला काम आ रहा है। लिख लीजिए यहाँ चंद्रयान 3। दिख रहा है आप लोग को ना? चंद्रयान 3 का बात यहाँ कर लें। चंद्रयान 3 को हम लोग 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए। कब किए? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए हैं। इसको जो लॉन्च किए वो LVM3M4, ये भी GSLV का ही संस्करण है, जिसका नाम दिए क्या? LVM3M4। कौन सा? बोलते रहिए, करंट अफेयर्स ऐसा चीज है, ये हिस्ट्री, ये आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की तरह नहीं है जो कि 3 साल पहले भी वही नागरिकता पढ़ेंगे और 3 साल बाद भी नागरिकता ही सुनाई देगा। यहाँ आज LVM3 सुनाई दे रहा है, 2 महीना बाद कुछ और सुनाई देगा। करंट अफेयर्स में आपको सुनने के लिए बहुत कम अवसर मिलता है। जितना चीज बोलेंगे आपको उतना ही याद रहेगा, या नहीं तो याद नहीं भी रहेगा तो एग्जाम हॉल में आप गैस कर पाएंगे। तो सौभाग्य आपको मिला कि आपको सुनने भी मिल रहा है, बोलने का भी मौका मिल रहा है। तो करंट अफेयर्स में बहुत कम लोग बोलते हैं और ज्यादा बोलने वाले को ही याद रहेगा। तो 14 जुलाई 2023 को क्या लॉन्च किए? किस रॉकेट से लॉन्च किए? इसमें ऑर्बिटर गया क्या? ऑर्बिटर नहीं गया। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटर जो हम चंद्रयान 2 में था, यहाँ लिखिएगा असफल, इसको तो हम कह दिए, लेकिन यह असफल केवल लैंडिंग में था। यानी ये यान क्या था? हम लोग चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए एक रॉकेट भेजे थे जिसका नाम था क्या? ऑर्बिटर। ये चंद्रमा है, मून है,
ऑर्बिटर मेरा तो सक्सेस रहा, लेकिन यहाँ से उतरने की बारी थी किसका? विक्रम का। विक्रम उतरते उतरते 2.1 किलोमीटर दूरी पर ही जाकर क्रैश हो गया, या फिर वो हमसे संपर्क टूट गया, ठीक है, जिसके वजह से हम लैंडिंग सफल नहीं कर पाए। तो लैंडिंग में केवल असफल रहे थे, लेकिन ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा था मेरा, इसीलिए ऑर्बिटर हम लोग चंद्रयान 3 में नहीं भेजे, इसी को कनेक्ट कर दिए किस ऑर्बिटर से? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से। और अब केवल मेरा क्या गया? लैंडर और रोवर। क्या ऑर्बिटर के तरफ कोई नहीं गया? ऑर्बिटर को ईंधन देने के लिए, मतलब ऑर्बिटर जो पुराना था उसकी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए हम लोग प्रोपल्सन मॉड्यूल भेजे। क्या भेजे? प्रोपल्सन मॉड्यूल भेजे। ये था आपका चंद्रयान 3, आपके बुक में नहीं होगा, नोट कर लिए। 14 जुलाई 2023 LVM-3M4 ऑर्बिटर इसमें नहीं गया। लैंडर रोवर वही था, उसका भी विक्रम और प्रज्ञान ही नाम था। नेक्स्ट चलें। लिखते हैं तो देखने में कोई परेशानी नहीं हो रहा है, छोटा लिखें या बड़ा, ठीक है ना? नेक्स्ट था, अच्छा पीछे थे हम लोग। तो यहाँ से चंद्रयान का काम तमाम हुआ, ये केवल चंद्रयान 2 दिया हुआ था। 1 2 3 आप लोग तीनों देख लिए। अब थोड़ा सा ये कि भारत सरकार का आगामी जो लक्ष्य है, मतलब भारत सरकार कुछ लक्ष्य निर्धारित किए अगले कुछ वर्षों में, उसे हासिल करने के लिए थोड़ा सा नया एक डाटा आपका आ गया है, कालाजार। ये 2023 में ही समाप्त करने का लक्ष्य है। मतलब वर्तमान जो अभी चल रहा है वर्ष, इसी वर्ष कालाजार से हम निजात पाने का लक्ष्य रखे हैं। ये कालाजार है, ठीक है। कालाजार किससे होता है? जीवाणु से या विषाणु से? क्या लिखा हुआ है? लेकिन ब्लडिंग दिख रहा है। आप लोग अपना अपना बुक में ध्यान दीजिए। हो गया रिफ्रेश। तो अपने बुक में आप लोग ध्यान दीजिएगा। कालाजार को कब तक हम लोग समाप्त करने का लक्ष्य रखे हैं? 2023। उसके नीचे आ जाइए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वाला बीच में छोड़ दीजिएगा। हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ होता है स्पीडी में कोई ऐसा चीज छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। हम आपको ये भी बताएंगे क्या चीज नहीं भी पढ़ने से आपका काम चल सकता है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कब तक पूरा कर लिया जाएगा? ये भी आपका इसी वर्ष हो जाएगा, 2023 में। तो 23 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड गेज रूट जो 100%, मतलब लंबी, जो क्या बोलते हैं, बड़ी लाइन, रेलवे में जो बड़ी लाइन छोटी लाइन चल रहा था, छोटी लाइन का ट्रेंड खत्म हो गया है। ये 100% विद्युतीकरण भी हो जाएगा, और वो ब्रॉड गेज मतलब जितनी बड़ी लाइन वाली ट्रेन है वो कब तक हो जाएगा? 2023 तक। उर्वरक के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी 2023 तक है। NPK का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? कितना होता है? 2/4 होता है, शायद 2/1 ऐसा कुछ होता है। और ये आपका नीचे आप लोग देख लीजिए, किसानों की आय। आप लोग माइंड एक्सरसाइज कीजिए, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। चलिए, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो लक्ष्य था वो पहले 2022 था, ये चेंज हो गया है। इसको आप लोग थोड़ा सा रंगीन कर लीजिए। ये चेंज हो गया, लक्ष्य जो 2022 तक था वो अब 2024 हो गया। क्या हो गया? 2024। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कौन सा लक्ष्य है? 2024 तक। सबके लिए आवास मुहैया करना, मतलब सर को ढकने के लिए सभी का घर होगा, सर को ढकने का घर होगा, वो आवास मुहैया कराएंगे, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना नाम कर दिया गया। ये कब तक लक्ष्य है? 2024 तक। ये भी 22 तक था, बढ़ाकर 2024 कर दिया गया। 4-2-1 होगा सर, इसीलिए हम कंफ्यूज थे, आप लोग से पूछ रहे थे। ये 4-1 होगा। और हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल आपूर्ति जो है वो भी 2024 तक चलेगा, ठीक है। हर घर जल योजना जो चलता है ये कब तक? 2024 तक। फिर आपका है कि 100 नए एयरपोर्ट विकसित करेंगे। ये 2022-23 का बजट में यह घोषणा किया गया था कि 100 नया एयरपोर्ट बनेगा। उसमें से आपका दरभंगा एयरपोर्ट भी बन रहा है ना। तो 100 नए एयरपोर्ट विकसित हो रहे हैं, कब तक? 2024 तक। 25 तक है, सॉरी 25 तक। बजट में तो 25 तक ही हम बोले थे। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कब तक बिछेगा? ऑप्टिकल फाइबर के लिए सरकार एक योजना चलाती है, भारत नेट योजना। कौन सा? भारत नेट योजना ऑप्टिकल फाइबर बिछाने से संबंधित है, आप नोट कर लीजिए। भारत नेट योजना, इसी के तहत ऑप्टिकल फाइबर का गांव-गांव तक विस्तार किया जाता है। पहले सभी पंचायतों तक जाएगा, फिर गांव के अन्य सरकारी संस्थानों तक जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ आ जाइएगा। भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब तक बनाने का लक्ष्य है?
ये भी आपका कब तक है? 2025 तक है। उसके बाद भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। टीबी दिवस कब मनाते हैं? 24 मार्च। क्या है इस बार का थीम? पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य क्या है? 2025 तक। ठीक है। टीबी दिवस का थीम है कि हाँ हम टीबी से मुक्त हो सकते हैं। यस आई कैन डिफीट टीबी। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ है आपका कार्बन उत्सर्जन 1 अरब टन कम करेगा, ये लक्ष्य 2030 तक का है। ये तो आप लोग G26 जब पढ़े होंगे, ये COP26 जब पढ़े होंगे। COP26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। तो COP26 में प्रधानमंत्री का पंचामृत घोषणा था। क्या था? पंचामृत घोषणा, यानी 5 महत्वपूर्ण एनवायरमेंट से रिलेटेड 5 महत्वपूर्ण घोषणा था। उसी में था जीरो एमिशन भी। जीरो एमिशन इसमें भी आपको कहीं दिखेगा। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन, एक ये भी लक्ष्य था। एक लक्ष्य ये भी था आपका, कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन भारत कमी करेगी 2030 तक। यानी कार्बन के उत्सर्जन को 2030 तक कितना कर लेंगे? 1 अरब टन कार्बन कम उत्पादन करेंगे हम। ठीक है। नेट जीरो से क्या मतलब? हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उत्पन्न होगा, लेकिन इसका रिसाइकल करेंगे। यानी जितनी मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करेंगे उतनी मात्रा में इसका हम लोग क्या करेंगे? शोधन भी कर लेंगे। शोधन मतलब उतनी मात्रा में हम लोग पेड़ पौधे भी लगाएंगे। यानी वैसा हम लोग ग्रीन प्रोजेक्ट पर भी उतना ही काम करेंगे जो इसको मेंटेन कर देगा। यानी पूरा बजट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बजट जीरो हो जाता, मतलब इधर मतलब LHS बराबर RHS बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे? नेट जीरो एमिशन। तो भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य यही है 2070 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC की बात करें, HFC आप पहले जानते होंगे, ये होता था CFC को हटाकर हम लोग HFC का प्रयोग को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन पता चला कि HFC में जो हाइड्रोजन है वो और ज्यादा क्या करता है? प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा था। अब हम लोग HFC पर भी प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए हैं और हाइड्रोफ्लोवर के उत्पादन को, यानी उपयोग को, HFC के उपयोग को हम लोग कब तक? 80% कम कर लेंगे 2047 तक। ठीक है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये है थोड़ा 30% जो इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य है 2030, इसको भी टिक लगा लीजिए। बाकी आप लोग को लिए 500 गीगावाट, ये भी आपका उसी पंचामृत लक्ष्य का ही एक हिस्सा है। 280 इसी मतलब 500 गीगावाट में 280 गीगावाट केवल सोलर से उत्पादन करने का लक्ष्य है, और दोनों 2030 तक है। 500 गीगावाट कब तक उत्पादन करेंगे? 500 गीगावाट क्या? अक्षय ऊर्जा, मतलब ऐसा ऊर्जा जो जीवाश्म ईंधन से आधारित नहीं होगा। जीवाश्म ईंधन यानी हम लोग जो पेट्रोल या डीजल या कच्चा तेल पर विदेश पर निर्भर हैं, और भारत अपना 80% तेल मतलब ईंधन का आपूर्ति क्या करता है? विदेशों से करता है। उस पर हम लोग निर्भरता को खत्म करेंगे। वर्ष 2022 में स्थापित प्रमुख स्टेच्यू छूट गया क्या? अच्छा, इसमें छूट गया। आप लोग बुक निकाल लीजिए। हाँ नहीं होगा, हम बता रहे हैं। बुक निकालिए ना। रामसर साइट अभी कितना हो गया है? रामसर साइट टोटल 75 रामसर साइट है। रामसर साइट पर थोड़ा सा आप लोग, इसमें कुछ नहीं भी दिया है, आप थोड़ा सा नोट कर लिए। रामसर सम्मेलन सबसे पहले कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 2 फरवरी 1975 में। ठीक है। ये रामसर जो है ना, स्थल का नाम है। यह रामसर कैस्पियन सागर का तट है। कैस्पियन सागर ईरान से सीमा लगती है, तो ईरान का कहिए या कैस्पियन सागर का कहिए, ये कैस्पियन सागर का एक तट है जो आर्द्रभूमि है। और कैस्पियन सागर तट यानी रामसर पर एक सम्मेलन हुआ जो आर्द्रभूमि से संरक्षण के संबंधित है। रामसर क्या है? आर्द्रभूमि संरक्षण से, आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। किससे है? आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर। तो रामसर साइट में शामिल अभी कितना आर्द्रभूमि है भारत का? आर्द्रभूमि टोटल 75 है। इसमें आपको याद रखना है कि सबसे लास्ट यानी 75वां कौन सा है? वो आपका जम्मू कश्मीर है, सालबुग आर्द्रभूमि। आपका पहला दिख रहा होगा, वहां पे टिक मारिए। पहला वाला सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जो है जम्मू कश्मीर में है, ये आपका सबसे अंतिम और 75वां है। इसके बाद आप चले आइए काजिरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। सारा याद रखना संभव भी नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण चीज जो पहले से भी जीएस का पार्ट रहा है, उन चीजों को आप मिस ना करें, ये हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। सतकोशिया, उसके बाद आ जाइए नंदा लेक, गोवा का एकमात्र आर्द्रभूमि है जो रामसर साइट में शामिल है, इसलिए उसको याद रखना है। वो क्या है? नंदा झील यानी नंदा लेक। ठीक है। उसके बाद सतकोशिया गॉर्ज को देख लीजिए आप लोग। किसको? सतकोशिया गॉर्ज। ये सतकोशिया कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक मार रहे हैं ना आप लोग। उसके बाद आ जाइए
ये है सिरपुर तालाब इंदौर का, सिरपुर तालाब इंदौर में है, इसे भी क्या कर लिया है, रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। उसके बाद सीधे आ जाइए, आपका यूपी में एग्जाम हुआ था, हम एग्जाम नाम बोल रहे हैं, या फिर वो पीजीटी होगा या फिर यूपी पीसीएस का होगा, उसमें बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य का मैचिंग पूछ दिया गया था, तो आप लोग इसे भी याद कर लिए, हो सकता है आपके एग्जाम में कहीं टपक जाए। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और खिजाड़िया की बात करें तो ये कहाँ है, गुजरात में। हैदरपुर आप नोट कर लिए, हैदरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये पहले से आप लोग जानते होंगे, इसे भी शामिल कर लिए, हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य भी है, ठीक है, वो भी हरियाणा का है, उसी को कहते हैं। तसोकर हिमानी लद्दाख में है, कहाँ है, तसोकर हिमानी आपका कहाँ है, लद्दाख में। तसोकर झील है वो, उसी को झील या हिमानी कहिए। ये सूर सरोवर है जिसको कीथम झील कहते हैं, सूर सरोवर कीथम झील, ये उत्तर प्रदेश में है। केवल आपको स्टेट याद रखना है, उत्तर प्रदेश में कौन सा है, सूर सरोवर, जिसको हम लोग और कौन नाम से जानते हैं, कीथम झील। उसके बाद लोनार झील जो है बुल्ढाना महाराष्ट्र में है, ये क्रेटर झील है, क्या है, क्रेटर से निर्मित, यानी ज्वालामुखी उद्गार से उत्पन्न हुआ झील है, ठीक है, जिससे पर्वतों का भी निर्माण होता है ज्वालामुखी उद्गार से, तो उसी के बीच में एक झील टाइप बन गया जिसको हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है ना, जिस जहां से ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। कांवड़ताल झील कहाँ, बिहार का है, इसीलिए इसको बेगूसराय बिहार से है कांवड़ताल झील। तो अब तक इसमें रामसर साइट की संख्या 75 हो गया। सबसे ज्यादा आप नोट कर लिएगा, इंडिया में जो सर्वाधिक है वो कहाँ, कौन सा, वो है आपका तमिलनाडु में। तो अब तक आपको याद हो गया वो कुछ कुछ। बताइए सूर सरोवर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, इसको कीथम झील भी कहते हैं, ठीक है। तसोकर झील, नंदा लेक गोवा, गोवा का एकमात्र लेक है नंदा लेक, जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया। अब बताइए काजीरकुलम, नाम से ही स्पष्ट है, तमिलनाडु। सालकुक आर्द्रभूमि कहाँ, जम्मू कश्मीर। सिरपुर मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश में सिरपुर है। बखीरा उत्तर प्रदेश, खिजाड़िया गुजरात, हैदरपुर, सुल्तानपुर, कांवड़ताल। तब आपका रामसर क्लियर हो गया होगा। अब आ गए प्रमुख स्टेच्यू। स्टेच्यू में थोड़ा सा आप याद रखिए, कुछ आपको जहां पीस दिखे ना, स्टेच्यू ऑफ पीस यानी शांति का स्तूप की बात करें तो ये दो टाइप का आपको दिखेगा। स्टेच्यू ऑफ पीस एक पाली राजस्थान में है, एक पाली राजस्थान में मिलेगा आपको स्टेच्यू ऑफ पीस। फिर दूसरा स्टेच्यू ऑफ पीस, उसका भी नाम है, ये आपको मिलेगा श्रीनगर में। कहाँ, श्रीनगर में। बात करें श्रीनगर वाला, ये भी है, ये है आपका रामानुजाचार्य का, किसका, रामानुजाचार्य का प्रतिमा है ये, श्रीनगर में अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया था। ये पीस है स्टेच्यू ऑफ पीस। स्टेच्यू ऑफ पीस में अगर आपसे पूछा है सबसे पहला स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ बना, वो पाली राजस्थान में। कहाँ में, पाली राजस्थान में। और अगर इसी रामानुजाचार्य का एक और प्रतिमा है जिसे हम लोग स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये हैदराबाद में है। कहाँ है, हैदराबाद में। आपका पहला कौन सा, स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी, यही है पहला वाला। यानी समानता की मूर्ति की बात करें तो आप इसमें केवल हैदराबाद, तमिलनाडु, तेलंगाना को घेर लें। रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, ये नोट कर लेना है। इसके बाद स्टेच्यू ऑफ, बात करें ये इसका नॉलेज का, नॉलेज वाला जो स्टेच्यू है, बी आर अम्बेडकर से ज्यादा नॉलेज किसको होगा, है ना। तो स्टेच्यू ऑफ नॉलेज में किसका मूर्ति है, बी आर अम्बेडकर का। तो लिख लेंगे बी आर अम्बेडकर का है। ये लातूर महाराष्ट्र में, जहाँ उसका मतलब कर्मभूमि उसका लातूर महाराष्ट्र ही रहा है। जन्म कहाँ हुआ था, लातूर महाराष्ट्र, उसका जन्म भी है लगता है। तो ये है आपका स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की बात कर लें। स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, सबसे ज्यादा धन दौलत कहाँ होगा, वो बेंगलुरु में। तो बेंगलोर या प्रोस्पेरिटी से याद रखें, प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, यानी समृद्धि की मूर्ति कहाँ है, ये बेंगलोर में। केम्पगौड़ा हवाई अड्डा है वहाँ, केम्पगौड़ा हवाई अड्डा में बेंगलोर में है, ये बेंगलोर है। कैसे रिफ्रेश कर रहे थे आप, इसके बाद आइए स्टेच्यू ऑफ पीस, जो भी बताया आपको। फिर से आपको स्टेच्यू ऑफ पीस कहीं और है क्या, स्टेच्यू ऑफ पीस ये वाला जो है, ये रामानुजाचार्य वाला है स्टेच्यू ऑफ पीस। ये कहाँ है,
नहीं, दो तो है ही, स्टेच्यू ऑफ पीस यहाँ भी है। बता रहे हैं। ये जो रामानुजाचार्य वाला स्टेच्यू ऑफ पीस है, यही हम बताए कि आपको रामानुजाचार्य का है, ये आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। और पहला वाला कहाँ है, राजस्थान के पाली में। ये किससे है, तो आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज का। तो आचार्य विजय वल्लभ जी महाराज का क्या है, पाली में स्टेच्यू ऑफ पीस है। और रामानुजाचार्य के नाम से स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में। तो स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है, बेंगलोर में। समृद्धि बताए ना, समृद्धि का संबंध बेंगलोर से है। नॉलेज का संबंध बी आर अम्बेडकर से है, लातूर महाराष्ट्र। और उसके बाद आपका इक्वलिटी की बात करें तो ये कौन सा है, रामानुजाचार्य का, हैदराबाद। अब आप करिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ये तो जानते ही होंगे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ, वल्लभ भाई पटेल का, किस जगह में, केवड़िया गुजरात में। कौन नदी के किनारे है, नर्मदा नदी। कौन सा टापू में है, यानी द्वीप कौन सा है, साधु बेट द्वीप। साधु बेट द्वीप, नोट कर लिया, साधु बेट द्वीप पर वो स्थित है। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ की बात करें, यानी विश्वास का जो प्रतीक है, विश्वास की मूर्ति, ये स्टेच्यू ऑफ बिलीफ किसका है, भगवान शिव की मूर्ति है। यह कहाँ, नाथ द्वार में स्थित है, यह भी राजस्थान में। राजस्थान में दो हो गया, पाली में शांति का स्तूप और शांति का मतलब मूर्ति, और ये हो गया बिलीफ, यानी विश्वास भी करना है और शांत भी रहना है। कहाँ, राजस्थान वालों को। राजस्थान वालों को विश्वास भी रखना और शांत भी रहना है। तो स्टेच्यू ऑफ पीस भी हो गया और स्टेच्यू ऑफ बिलीफ हो गया राजस्थान। तो आप थोड़ा सा सबको अलग अलग कर लीजिएगा रिफ्रेश, तो उससे आपको याद रह जाएगा। जब स्टेच्यू ऑफ पीस की बात करते हैं यानी शांति, तो शांति में क्या हो गया, यहाँ में थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए। पीस है यानी शांति की बात करेंगे तो यहाँ दो बात आएगा, कौन कौन, एक पाली वाला, पाली में, दूसरा कहाँ, श्रीनगर में। यहाँ श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में रामानुजाचार्य, और पाली में वल्लभ जी महाराज। तो ये हो गया पीस की बात। अब बात करें राजस्थान की केवल, तो राजस्थान में आपका दो हो गया, यहीं से कर लिया। राजस्थान में अब दो आ जाएगा, एक आपका पाली वाला आ जाएगा राजस्थान से, एक पाली वाला आ गया, और दूसरा कौन सा, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ। तो बिलीफ हो जाएगा यहाँ, इस टाइप से याद रखिए। राजस्थान से दो हो गया है। चलिए नेक्स्ट चलते, इतना आपको याद हो गया। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ में, स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलोर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और स्टेच्यू ऑफ पीस, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ और स्टेच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र, लातूर महाराष्ट्र। अब यहाँ देखिए वंदे भारत ट्रेन का है, यह बहुत ज्यादा शुरुआत हो गया है, इसका डेट वगैरह याद नहीं रखना आपको। पहला आप याद रखिएगा, पहली ट्रेन चली थी कब, 2019 में, दिल्ली से वाराणसी तक चली थी, ठीक है। वंदे भारत का दूसरा नाम क्या है, ट्रेन 18 है। क्या है, ट्रेन 18, यानी 18 महीने में कौन बनाया था इसको, चेन्नई। इसका जो निर्माण है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने 18 महीने में इसका निर्माण कर लिया था, इसीलिए ट्रेन 18 नाम दिए। क्या नाम दिए, ट्रेन 18। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा बनाया गया वंदे भारत ट्रेन को, और पहला वंदे भारत ट्रेन 2019 में चला, कहां से कहां तक, दिल्ली से वाराणसी। इसमें ये सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है कि बाबर की लड़ाई है, याद रखना कोई जरूरी नहीं। आप 2019 याद रखिए, दिल्ली से वाराणसी तक चली थी, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न नहीं बनेगा। भारत का किसान रेल, पहला किसान रेल इसलिए याद रखना है कि आपके बिहार से संबंधित है। ये महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार का दानापुर तक चला था पहली किसान रेल। किसान रेल क्या होता है, किसान चलते हैं उसमें, क्या किसान के उत्पाद चलते हैं, मतलब किसानों के द्वारा ऐसा कच्चा प्रोडक्ट जो कि कुछ देर में यानी सूख जाता है या फिर खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसको एक तरह से समझिए कि एयर कंडीशनिंग अवस्था में यानी फ्रीजिंग अवस्था में किसी भी ताजे फल सब्जी को या ताजे किसान के उत्पाद को तुरंत किसी दूसरे जगह तक पहुंचा देने के लिए, मान लिया बिहार में सब्जी का उत्पादन हो रहा है, इसकी आपूर्ति हमें करना है नेपाल में, या फिर अपने राज्य में, मान लिया राजस्थान में सब्जी नहीं होता है,
अब राजस्थान पहुंचाना है तो ट्रेन, ये किसान रेल में अगर आप चढ़ा देते हैं उसको तो वो बहुत जल्दी चले जाएगा। किसान रेल इसलिए मतलब किसानों के प्रोडक्ट से रिलेटेड ये रेल है, एक तरह का फ्रीजिंग अवस्था में यानी ताजे अवस्था में वस्तु को पहुंचा देता है कहीं से कहीं तक। ये आपका कहाँ से चला था, महाराष्ट्र से दानापुर देवलाली पहला चला था। इसमें और ज्यादा नहीं, 100वां याद रख लिया, 100वां किसान रेल की शुरुआत 2022 में हो गया। ये भी महाराष्ट्र से चला और दिल्ली के आदर्श नगर तक गया, ठीक है। तो इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज। आप ये याद रखिए, सुरेखा यादव ट्रेन 18 चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर बन गई थी, सुरेखा यादव, ठीक है। यानी पहला लोको पायलट यही है शायद, इससे पहले भी कोई ट्रेन चलाइएगा, नहीं चलाई है। तो ये हो गया सुरेखा यादव। क्या हो रहा है, टच भी नहीं हो रहा है, खत्म हो गया। ज्यादा हो रहा है क्या आप लोगों को, छोड़ दे क्या, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा इसको देख लीजिए ना, इसी पेज को देख लीजिए, जल्दी निपट लेंगे इसे। कल से 1 घंटा ही रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे कल से। इसमें जो है ना आपको फुल फॉर्म कुछ पूछ दिया जाता है एग्जाम में, इसमें तो लिस्ट में बहुत सारा आपका दिया हुआ है। तो नीति आयोग तो आपको याद ही होगा ऑलरेडी, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी बीपीएससी में पूछा गया था, लेकिन जिस जमाने में पूछा गया था उस समय ये करंट हुआ करता था, तो अब नहीं पूछेगा आपको। और आप यहाँ याद कीजिए, कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है, कोविड ऐसे लिखा जाता है COVID, यहाँ COV से कोविड है, कोरोना है, और ये है आपका कोरोना वायरस डिजीज। CO से कोरोना, VI से वायरस, D फॉर डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज 2019 में आया, इसीलिए इसको COVID-19 बोलते थे, ठीक है। 2019 में आने के कारण COVID-19 बोल दिए। तो अब यहाँ जाइए, वीवीपैट बहुत चर्चा में रहा है। वीवीपैट पर अभी आप कुछ दिन पहले अगर सैटरडे वाली क्लास आप किए होंगे तो वहाँ भी हमने बताया था। वीवीपैट पे पता चला 146 ऐसे बूथ थे जहां पर वीवीपैट में गलत आंकड़ा दिखाया गया था और इलेक्शन कमीशन उसे छुपा कर रख लिया था। ये विपक्ष पार्टी उसका बहुत ज्यादा ये विरोध कर रही थी, तो इसके लिए है वीवीपैट बहुत चर्चा में आ गया। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जब आप इलेक्शन में वोट दे रहे होते हैं ना, वोट देने से पहले जो वहाँ पोलिंग एजेंट होता है उन लोगों को दिखाया जाता है कि देखिए ये मशीन सही है या नहीं। आप किसी एक पर दबाइए, वही आपको दिख जाता है कि आपका वोट किसको गया। वो ट्रायल के लिए होता है, क्या होता है, वोटिंग का ट्रायल करके आप ईवीएम मशीन से जो वोट होता है, ईवीएम मशीन को ट्राई करके देखने के लिए वीवीपैट लाया गया था, ठीक है। ये वीवीपैट ट्रायल और ऑडिट ट्रायल है, इसीलिए इसका फुल फॉर्म में भी आएगा वो। और ये है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो एक पेपर आपको मिल जाता है क्या करने का, ट्रायल ऑडिट, जो आपने किया, जो भी दबाया वो उसके प्रति आपका एक प्रति मिल जाता है, कॉपी मिल जाता है, क्या करने के लिए, तो वोट को वेरीफाई करने के लिए। तो आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, इसको फुल पत्ती लगा सकते हैं आप। एनडीए और यूपीए, ये आपका राजनीतिक गठबंधन है देश में, केंद्र स्तर पर जब चुनाव होता है तो एनडीए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो अभी इलेक्शन होने वाला है, चर्चा में है बहुत ज्यादा, हमेशा न्यूज़पेपर में एनडीए यूपीए, यूपीए का भी बहुत बड़ा महासम्मेलन, ये क्या हो रहा है, महागठबंधन बन रहा है। बिहार उसका पहला मीटिंग कर लिया है ना, दूसरा मीटिंग भी हो गया कल, शायद दिल्ली में हुआ, बंगलोर में, जी हाँ। तो उसके बाद आपको पीपीपी, आप कोई भी योजना में देखते होंगे केंद्र सरकार की योजना पीपीपी मॉडल पर काम होगा, पीपीपी मॉडल पर काम होगा। तो पीपीपी मॉडल क्या होता है कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, यानी पब्लिक मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की जो संस्थाएं, और प्राइवेट मतलब निजी क्षेत्र, यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर जो काम को अंजाम देगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र की भागीदारी से कोई काम होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके बाद आपका है UIDAI, सीधे टिक लगाइए, UIDAI में टिक लगाइए। वो है आपका किससे संबंधित है ये संस्था, आधार कार्ड से संबंधित है। अभी आधार मित्र नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट भी लाया गया है, ठीक है। वहां आप अगर कोई भी तरह का शिकायत करते हैं आधार से संबंधित, आपको स्वतः वहां मशीन ही जवाब देगी आपका आंसर, वह आधार मित्र। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसा प्राधिकरण है भारत का जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन पर काम करते हैं। यूनिक आईडी फॉर आइडेंटिफिकेशन आपका है UIDAI। तो यहाँ याद रखिएगा, आईडी का मतलब वही है जिसको हम लोग आईडी कार्ड बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। क्या हो गया इसका फुल फॉर्म,
बोलिए, हम बोलते रहना आपको। IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। आशा, आशा वर्कर जो गांव गांव में काम करती है, आशा का फुल फॉर्म याद रखना है आपको। आशा का कौन सा हो जाता है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी सामाजिक, जो सामाजिक स्वास्थ्य की सहकर्मी है, एक्टिविस्ट है, वहां सक्रिय रहती है सामाजिक क्षेत्र में, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, तो आशा कर्मी का फुल फॉर्म क्या हो जाए? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी। ये नाबार्ड का तो याद होगा ही। उसके बाद इसमें आपका और इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बस यही है लास्ट। इसमें एक चीज छूट गया, आप बजट में ये बहुत चर्चा में रहा है, मिष्टी योजना लाया, किससे संबंधित है मिष्टी योजना? मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से है। इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, मिष्टी का मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या होता है? आवास, हैबिटेट। और ये हो जाएगा आपका टेंजिबल इनकम। शोर लाइन का मतलब होता है तटीय क्षेत्र, यानी खाड़ा, जो समुद्री क्षेत्र होता है। शोर मतलब होता है खाड़ापन, तो शोर लाइन हैबिटेट का मतलब होगा तटीय क्षेत्र में रहने वाले, यानी आवास करने वाले। टेंजिबल इनकम का मतलब होता है जो उसका क्या बोलते हैं उसको, एक तरह का मार्जिनल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत आय, यानी वहां के लोगों का आय को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो समुद्री क्षेत्र में, समुद्र के किनारे रहते हैं, जो तटीय क्षेत्र में है, वहां का जो पानी है वो खारा है, और उन क्षेत्र में मैंग्रोव का भी संरक्षण करना है और लोगों का जो इनकम है उसको भी बढ़ावा देना है। इसके लिए लाया गया मिष्टी योजना। मिष्टी मीन्स मिठाई नहीं है, ठीक है ना। मिष्टी योजना का संबंध किससे है? मैंग्रोव संरक्षण से। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? मैंग्रोव इनिशिएटिव, यानी मैंग्रोव के लिए एक ऐसा पहल जो शोरलाइन हैबिटेट और टेंजिबल इनकम के लिए संबंधित है। मिष्टी हो गया। एक लिखिए पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन, अगर सही से आप इसको देख रहे हैं, हम कैसे लिख रहे हैं, तो आपको फुल फॉर्म याद हो जाएगा। डिवाइन का DEV हम छोटा स्मॉल में लिखे हैं, इसका मतलब है कि डेवलपमेंट एक साथ, वो DEV का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, तो मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए एक ऐसा पहल जो वहां के डेवलपमेंट के लिए समर्पित है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री डिवाइन योजना लाया गया। कौन सा? डिवाइन। डिवाइन मीन्स क्या होता है? डिवाइन मीन्स क्या होता है? डिवाइन मीन्स होता है स्वर्ग। किसके लिए? नहीं, हम ऐसे पूछ रहे हैं, वर्ड मीनिंग में डिवाइन मीन्स होता है DE क्या होता है? दैवीय शक्ति, उस टाइप का। तो वो दैवीय शक्ति यानी स्वर्ग, उसको बोलिए डिवाइन को कभी स्वर्ग के सेंस में लेते हैं। तो पीएम डिवाइन योजना स्वर्ग से संबंधित नहीं है, या क्या उत्तर पूर्वी राज्यों का स्वर्ग होगा इससे, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों का एक इनिशिएटिव है, तो डिवाइन यानी डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। और एक आपका है कौन सा? पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना किसान से संबंधित है। किससे? किसानों से संबंधित। कुसुम का फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हैं, कुसुम योजना क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, नोट कर लीजिए। कुसुम, पीएम कुसुम का है किसान ऊर्जा सुरक्षा महाअभियान। ये चल रहा है 2020 से, और इसमें क्या करता है कि किसानों को सोलर पंप के और सोलर एनर्जी से उसको मतलब युक्त किया जाता है, और किसान अगर अपने क्षेत्र में एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी लगाती है तो सरकार उससे खरीदता भी है सोलर यूनिट के रूप में। इसमें आप चलिए, थोड़ा सा लास्ट है, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत लेट कर रहे हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी यूपीआई पेमेंट बहुत ज्यादा चर्चा में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बस रिवाइज करते रहिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम, अभी आपदा आया गुजरात में, कौन सा तूफान आया था गुजरात में अभी? चक्रवात बिपरजॉय। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है ये, तो यानी राष्ट्रीय आपदा रोधी बल। राष्ट्रीय आपदा रोधी बल एनडीआरएफ होता है, ठीक है। आईपीओ, अभी पिछले साल आपने देखा होगा एलआईसी ने आईपीओ जारी किया है पहली बार। एलआईसी आईपीओ जारी किया था पहली बार। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी पहली बार सेबी के तहत जब कोई कंपनी अपना शेयर पब्लिक के लिए ओपन कर देती है, यानी पब्लिक को अपना शेयर बेचती है, उसे पहली बार जब बेचती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफर। बहुत दिनों से एलआईसी पर दबाव बनाया जा रहा था,
सेबी के द्वारा, और पिछले बार 2022 में उन्होंने लॉन्च किया इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो अब CRR तो अभी आपने पढ़ा कैश रिजर्व रेशियो, जो कि पगड़ी के रूप में था RBI में, और SLR क्या था, जो कि बैंक को अपने पास रखना हमेशा, सॉलिडिटी लिक्विडिटी रेशियो। और आपका ये KYC होता है, हमेशा आप लोग बैंक में KYC करने जाते हैं, तो KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। क्या होता है? नो योर कस्टमर। फेमा आपका इंपॉर्टेंट है, ये फेमा को नोट कीजिएगा, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी भारत लगभग 19 देशों के साथ रुपये में व्यापार को मतलब मान्यता दे दिया है, तो इसके लिए रुपये में व्यापार के लिए भारत खोलती है वोस्त्रो खाता। क्या खोल दिया है? वोस्त्रो खाता, यानी वोस्त्रो अकाउंट। वोस्त्रो अकाउंट होता है बैंक का बैंक में खाता, हम लोगों का खाता नहीं है ये, बैंक का बैंक में खाता, वो भी इंडियन बैंक। इंडिया को कोई बैंक इंडिया में नहीं खोल सकता है। एक देश का एक बैंक दूसरे देश के दूसरे बैंक में जब खाता खोलती है अपने स्थानीय मुद्रा में लेन देन के लिए, तो उसका नाम होता है वोस्त्रो अकाउंट, यानी वोस्त्रो खाता। कितने देश के साथ भारत ऐसा कर चुका है? 19 देश, और वह 19वां देश है बांग्लादेश, अभी अभी 10 दिन पहले की बात है। ये आपका फेरा की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट है, ये हो गया आपका, लगभग हो गया, टेंशन मत लीजिए। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। तब तक आज इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।